Hello everyone, welcome to TSN Education. Today we are going to study History Chapter 4 Tribals, Decus and Vision of a Golden Age Part 2. From where did these forest people get their supplies of rice and other grains? At times they exchanged goods, getting what they needed in return for their valuable forest produce. At other time they bought goods with the small amount of earnings they had. Some of them did odd jobs in the villages, carrying loads for building roads, while others labored in the fields of peasants and farmers. When supplies of forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around in search of work as laborers, but many of them, like in Begas of central India, were reluctant to do work for others. The Begas saw themselves as people of the forest who could only live on the produce of the forest. It was below the dignity of a Bega to become a laborer. इन ग्रुप्स को राइस व अदर ग्रेन्स की सप्लाईज किस तरह से होती थी? कई बार ये अपने जो गुड्स है उसको एक्सचेंज करते थे, अपने गुड्स की बजाय दूसरे फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होने वाली थिंग्स को एक्सचेंज करते थे और जो इन्हें गुड्स की नीड है उसके बदले में लेते थे. अदर टाइम अर्निंग के जो उनके स्मॉल अमाउंट से वे बॉट गुड्स कुछ चीज़ें खरीद लेते थे. वाइल अदर्स, कुछ लोग जो थे पीजेंट और फार्मर्स फील्ड में लेबर का वर्क भी करते थे. जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस की सप्लाईज कम होती थी और इसके अलावा कुछ ऐसे भी वर्कर्स थे जो कि कैरिंग लोड्स फॉर बिल्डिंग रोड्स, की बिल्डिंग बनाने के लिए वे सामान को दूसरी जगहों पर लेकर जाते थे. व्हेन सप्लाईज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस श्रैंक, जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस की सप्लाईज कम होती थी तब उन्हें लेबर वर्क की सर्च के लिए बहुत घूमना होता था. बट मैनी ऑफ देम लाइक द बैगा, पर उनमें से कई जो कि बैगा सेंट्रल इंडिया के थे, अदर्स के लिए वर्क नहीं करते थे. रेल्यूक्टेंट, कतराते थे. बैगा खुद को फॉरेस्ट के पीपल मानते थे हु कुड ओनली लिव ऑन द प्रोड्यूस ऑफ फॉरेस्ट. वे केवल फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होने वाली थिंग्स पर ही डिपेंड थे, निर्भर रहते थे. बैगा के लिए लेबरर होना एक डिग्निटी थी, एक अपमान की बात थी. किसी के लिए लेबर का वर्क करना वे अपनी डिग्निटी, अपना अपमान मानते थे. जो भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं होता था उनकी नीड को पूरा करने के लिए ट्राइबल ग्रुप्स को बाय और सेल, कई बार कई चीज़ों को खरीदना और बेचना भी होता था. और इसके अलावा कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी होते थे जो सेल करने के लिए गुड्स को लाते थे और हाई रेट्स पर गुड्स को सेल करते थे. Tribal groups often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality. This led to their dependence of traders and moneylenders. Traders came around with things for sale and sold the goods at high prices. Moneylenders gave loans with which the tribals met their cash needs, adding to what they earned. But the interest charged on the loans was usually very high. So for the tribals, market and commerce often meet debt and poverty. They therefore came to see the moneylender and trader as evil outsider and the cause of their misery. जो ट्राइबल ग्रुप्स को कई चीज़ों, अपनी नीड को पूरा करने के लिए बाय और सेल भी करना होता था. इस कारण जो ट्रेडर्स थे और मनी लेंडर्स पे वो लोग डिपेंड रहते थे. ट्रेडर्स सेल करने के लिए गुड्स को लाते थे और हाई रेट्स पर सेल करते थे. मनी लेंडर जो होते थे और जो ट्राइबल्स थे, जब उन ग्रुप्स को कैश की नीड होती थी तब उन्हें लोन देते थे
बट जो वो इंटरेस्ट चार्ज करते थे वे काफ़ी हाई होता था। और इसके अलावा उनके पास वो मनी भी होती थी जो वो अर्निंग करते थे। मार्केट वे कॉमर्स ने ट्राइबल्स को डेब्ट, कर्ज और पावर्टी, गरीबी में ला दिया था। देयरफॉर इसलिए वे मनी लेंडर व ट्रेडर्स को एविल आउटसाइडर यानी बाहरी एक शैतान के रूप में मानते थे। एंड कॉज ऑफ देयर माइजरी, और उनकी जो सारी परेशानियां थी उनका कारण वे उन्हें ही मानते थे। जो मनी लेंडर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, वे लोग उनसे हाई रेट पर इंटरेस्ट लेते थे, इसीलिए जो ट्राइबल्स थी उन्हें एविल अपना मानती थी। Some herded animals. Many tribal groups live by herding and rearing animals. They were pastoralists who moved with their herds of cattle or sheep according to the season. When the grass in one place was exhausted, they moved to another area. The one Gujar of the Punjab hills and the Labadis of Andhra Pradesh were cattle herders, and Gaddis of Kulu were shepherds, and the Bakarwals of Kashmir reared goats. You will read more about them in your history book next year. सम हर्डेड एनिमल्स, कुछ जो थे एनिमल्स को हर्ट करते थे, कुछ जानवरों को भी पालते थे। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स, कई ट्राइबल ग्रुप्स हर्डिंग में रियरिंग से अपनी जीविका चलाते थे। वे पेस्टोलेट्स, चरवाहे भी थे, और कभी कभी सीज़न के अकॉर्डिंग अपने कैटल को मूव करते थे, दूसरी जगह ले जाते थे। जब एक प्लेस की ग्रास एक्सॉस्टेड खत्म हो जाती थी, वे अदर एरिया में चले जाते थे। पंजाब हिल्स में रहने वाले वन गुजर और आंध्र प्रदेश के लबादियाज, ये जो ग्रुप है कैटल हर्डर्स हैं, वे गाय भैंस जैसे जो मवेशी हैं उन्हें पालते हैं। कुल्लू के गद्दी, जिन्हें कि गडरिया या शेफर्ड्स कहा जाता है, वे हैं। और कश्मीर के बकरवाल रियर्ड गॉड्स, वे लोग बकरियों को पालते हैं। नेक्स्ट ईयर हिस्ट्री में हम इसे रीड करेंगे। A time to hunt, a time to sow, a time to move to a new field. Have you ever noticed that people living in different types of society do not share the same notion of work and time? The life of the shifting cultivators and hunters in different regions were regulated by a calendar and division of tasks for men and women. Warrior Elvin, a British anthropologist who lived among the Begas and Khonds of central India for many years in the 1930 to 1940, gave us a picture of what this calendar and division of task was like. He writes, a time to hunt, शिकार का टाइम, टाइम टू सो, खेतों में बीज बोने का टाइम, अ टाइम टू मूव टू गो न्यू फील्ड, और नए खेतों में जाने का टाइम। क्या आपने नोटिस किया है कि डिफरेंट सोसाइटीज़ में रहने वाले पीपल के वर्क और टाइम को लेकर सभी के जो व्यूज़ हैं, सभी के जो विचार हैं वो सेम नहीं है। डिफरेंट रीजन्स में रहने वाले शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, हंटर्स की लाइफ रेगुलेटेड कैलेंडर जो है, एक अलग से जो काल चक्र, खास चक्र बनाया गया है, मैन व वुमेन के वर्क के डिवीज़न के बेस्ड पर था कि मैन किस तरह के वर्क करते थे और वुमेन का वर्क क्या था। ब्रिटिश जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वेरियर एल्विन ने 1932 से 1940 के मैनी ईयर्स तक सेंट्रल इंडिया के बैग और खोंड के जो ग्रुप्स थे उनके साथ वे रहे थे। एल्विन ने के लिखे गए इस पार्ट को रीड करते हैं, जिसमें कि टाइम और वर्क के डिवीज़न को हम देख सकते हैं कि उस टाइम जो टाइम को किस तरह से डिवाइड किया गया था और वर्क का कैसा डिवीज़न था वुमेन के लिए और मेंस के लिए। ही राइट्स, इन चैत वुमेन वेंट टू clearing to cut stalks. There were already reaped. Men cut large trees and go for their
Hunting, the women gathered fruits like sago, tamarind, and mushrooms. Beggar women can only gather roots were known as the gather roots or kahn and mahua seeds. Of all the Adivasis in Central Asia, the beggars were known as the best hunters. In Baisakh, the firing of the forest took place. The women gathered unburnt wood to burn. Men continued to hunt, but nearer their villages in Jade, sowing took place and hunting still went on from Ashad to Bhadon. The main work in the field in Kuar, the first fruits of beans were ripened and Kartik Kutki became ripe. In Agan, every crop was ready and post winnowing took place. Posh was also the time for dances and marriages. In March, shifting were made to new beavers and hunting gathering was the main subsistent activity. इन चैत के मंथ में फसल के राइप होने के बाद, फसल के पकने के बाद जो वुमेन थी स्टॉक्स को कट करने के लिए और क्लियर जो फील्ड है उसको क्लियर करने के लिए जाती थी. मैन लार्ज ट्रीज को कट करते थे और हंटिंग करते थे. हंट जो वो करने के लिए जाते थे फुल मून के टाइम ईस्ट से स्टार्ट किया जाता था. हंटिंग के लिए ट्रैप्स ऑफ बम्बू को यूज़ किया जाता था. वुमेन जो थी वो सागो जो टैमरिंड है और मशरूम जैसे जो फ्रूट्स हैं उनको कलेक्ट करके लाती थी. बेगा वुमेन रूट्स और कंदाद महुआ के जो सीड्स हैं उनको कलेक्ट करती थी. इन बैसाख के मंथ में फॉरेस्ट को बर्न किया जाता था. वुमेन जो थी अनबर्न वुड को बर्न करने के लिए कलेक्ट करके लाती थी. मैन विलेज के नियर ही हंट पर जाते थे. गांव के आसपास जो एरिया था वहीं पर शिकार के लिए जाते थे. जो जेठ मंथ होता है जब गर्मी के टाइम सोइंग जो बुआई का टाइम होता है सीड्स को सो किया जाता है और हंटिंग भी कंटिन्यू रहती है. फ्रॉम आषाढ़ टू भादों मैन वर्क इन द फील्ड. जो मैन है वो फील्ड में वर्क करते हैं. कुंवार मंथ में फर्स्ट जो फ्रूट आता है जो उसकी बीन्स आ जाती हैं, फलियां आ जाती हैं और कार्तिक कुटकी में जो फसल है जो क्रॉप है वो राइप हो जाती है, फसल पककर तैयार हो जाती है. अगन में फसल को प्रिपेयर हो जाती है और जो पौष का मंथ है पोस्ट विनोइंग के लिए उन्हें फसल को ले जाया जाता है. पौष के मंथ में ये डांस और मैरिज भी होते हैं. In March, shift were made to new beavers and hunting gathering was the main subsistence activities. जो मैन है न्यू बेवर के लिए, हंटर गैदर के लिए और जो थिंग्स हैं उनको कलेक्ट करने जैसी मैन एक्टिविटी करते हैं. द साइकिल डिस्क्राइब अबाउट टू प्लेस इन द फर्स्ट ईयर. यह साइकिल फर्स्ट ईयर में होता है. In the second year, there was more time to hunting as only a few crops had to be sown and harvested. सेकेंड ईयर हंटिंग जो है उसके लिए उन्हें काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है क्योंकि उस टाइम पर फ्यू क्रॉप्स को ही हार्वेस्ट किया जाता है. But since there was enough food to men lived in the beavers, it was only the third year that the diet had to be supplement with the forest products. थर्ड ईयर में डाइट के लिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट की जो नीड होती है इनफ फूड अवेलेबल था इसलिए जो मैन काफ़ी टाइम तक बेवर्स में ही रहते थे. थर्ड ईयर में डाइट के लिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट की नीड होती है. Some took to settle cultivation. Even before the 19th century, many from within the tribal groups had begun settling down and cultivating their fields in one place.
ईयर आफ्टर ईयर। 19th सेंचुरी के पहले कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स थे जो खेती करने के लिए एक ही जगह सेटल हो गए थे, कल्टीवेशन करने के लिए एक ही जगह शिफ्ट हो गए थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने के बजाय एक ही जगह रहकर ईयर आफ्टर ईयर, हर साल बाद एक ही जगह पर रहकर कल्टीवेशन करने लगे थे। दे बिगिन टू यूज़ द प्लो, वे खेतों में हल को जोत रहे थे और उसका हल का यूज़, प्लो का यूज़ करने लगे थे। एंड ग्रेजुअली गॉड राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन, और जल्दी ही उन्हें जो जिस लैंड पर वो रह रहे हैं उसके अधिकार मिल चुके थे। इन मैनी केसेस लाइक द मुंडाज ऑफ द छोटा नागपुर, द लैंड बिलोंग टू द क्लेन एज अ होल, ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लेन वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स। जो ग्रुप्स थे उन्हें लैंड, जिस लैंड पर वे रह रहे थे उसके राइट्स मिल चुके थे। छोटा नागपुर के मुंडास जैसे कुछ केसेस में लैंड जो थी क्लैन के ऑल मेंबर्स को बिलोंग करती थी। लैंड जो थी क्लैन यानी कबीले की प्रॉपर्टी मानी जाती थी। ऑल मेंबर्स ऑफ क्लैन, जितने भी क्लैन के मेंबर्स थे उन्हें ओरिजिनल सेटलर्स का डिसेंडेंट्स, वंशज माना जाता था। हु हैड फर्स्ट क्लियर द लैंड, जिन्होंने कि पहली बार लैंड को क्लियर किया हो। देयरफॉर ऑल ऑफ देम हैड राइट ऑन द लैंड, उन पर उन्हीं सभी लोगों का राइट था। वेरी ऑफन सम पीपल विद इन द क्लेन एक्वायर्ड मोर पावर देन अदर्स, कुछ ऐसे भी क्लेन थे जिनको कि कुछ ज़्यादा पावर्स मिल चुकी थी। वे कुछ ऐसे क्लेन थे जो ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। सम बिकेम चीफ्स एंड अदर्स फॉलोवर्स, उनमें से कुछ उनके मुखिया या चीफ बन जाते थे और अदर्स उनके फॉलोवर्स होते थे। पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्फ, जो पावरफुल मैन होते थे वो अपनी लैंड को रेंट पर दे देते थे, उस पर कल्टीवेशन के बजाय दूसरों को वो लैंड पर दे देते थे। बेवर अ टर्म यूज्ड इन मध्य प्रदेश फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बेवर एक टर्म है जिसे कि मध्य प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है। British officials saw settled tribal group like the Gonds and Santals as more civilized than hunter-gatherers or shifting cultivators. Those who lived in the forest were considered to be wild and savage. They need to be settled and civilized. British officials जो थे उन्हें गोंड व संथाल, जो कि ट्राइबल ग्रुप है, अदर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स और हंटर गैदरर्स को से इन्हें गोंड और संथाल्स को काफ़ी सिविलाइज्ड माना जाता था, क्योंकि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उन्हें वाइल्ड और सैवेज माना जाता था कि वो एक तरह से जंगली होंगे या सैवेज होंगे। उन्हें एक ही प्लेस पर सेटल डाउन होना और सिविलाइज्ड होना काफ़ी ज़रूरी हो चुका था। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।